नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। खुदरा महंगाई दर एक बार फिर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक खुदरा महंगाई दर दिसंबर में आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा के आसपास रह सकती है। उपभोक्ता मूल्य आधारित खुदरा महंगाई दर के दिसंबर में बढ़कर 5.9% होने की आशंका है। नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.55% थी। दिसंबर में इन्फ्लेशन बढ़ने की मुख्य वजह लो बेस हो सकता है। सरकार 12 जनवरी को दिसंबर रिटेल इन्फ्लेशन और नवंबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी करेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार 2024 में लगातार तीसरे साल धीमी बनी रहेगी। इसका कारण ऊंची ब्याज दर, अधिक महंगाई, व्यापार में नरमी और चीन में सुस्ती बनी रहना है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2024 में केवल 2.4% रहेगी। 2023 में वृद्धि दर 2.6%, 2022 में 3% और 2021 में 6.2% रही थी। 2021 में मजबूत वृद्धि का कारण 2020 की महामारी के बाद तेज आर्थिक रिकवरी थी। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इजराइल हमास युद्ध और यूक्रेन में चल रही लड़ाई से उत्पन्न वैश्विक तनाव से इस कमजोर वृद्धि अनुमान के लिए भी जोखिम बना हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने के अनुमान को सकारात्मक बताया है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि मौजूदा वक्त में समग्र आर्थिक माहौल बहुत उत्साहजनक है। पिछले सप्ताह एनएसओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने एडवांस आउटलुक में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3% रहने की संभावना जताई थी। जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर उन सभी मौजूदा अनुमानों से कहीं अधिक है जिनमें अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% से कम रहने की बात कही गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत इस समय लगभग 3.4 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी उससे आगे है। नई एफडीआई नीति ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद की है। पिछले 9 सालों में 595 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है। भारत की अर्थव्यवस्था भी पहले से ज्यादा औपचारिक बन गई है। बैंक खाता रखने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ हो गई है। 2014 में केवल 15 करोड़ लोगों के पास ही बैंक अकाउंट थे। शेयर बाजारों में आज शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन बाजार बंद होते होते तेजी लौट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में खरीदारी होने से बाजार में तेजी लौटी। इस सप्ताह महंगाई और आईआईपी के आंकड़े आने से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपना रखा है। सेंसेक्स 271 अंक की बढ़त के साथ 71,657 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 73 अंक की तेजी के साथ 21,618 अंक पर बंद हुआ। निवेशकों का ध्यान अब कंपनियों के तिमाही नतीजों पर है। तिमाही आधार पर वृद्धि कम रहने की संभावना है। इस साल रबी प्याज के रकबे में 10 से 15% की कमी देखी जा रही है। देश में कुल प्याज उत्पादन में 70% हिस्सा रबी फसल का होता है। रबी प्याज की शेल्फ लाइफ करीब 5 से 7 महीने तक होती है। मार्च से सितंबर तक बाजार में रबी प्याज की बिक्री होती है। इसलिए रबी प्याज के उत्पादन में गिरावट की खबर सरकार के लिए चिंता बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में उत्पादन 20% तक घटने से मार्च अप्रैल में फूड इन्फ्लेशन एक बार फिर ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। पेट्रोल डीजल की खपत घटाने के लिए सरकार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर 6000 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी हाईवे तैयार करने की योजना बना रही है। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए वाहन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद मिलेगी। ई मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने और देश भर में ई बसों का परिचालन बढ़ाने के लिए अगले 7 सालों में 6000 किलोमीटर लंबा ई हाईवे विकसित किया जाएगा। ये हाईवे ग्रीन एनर्जी वाले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से संचालित होंगे। नई ई हाईवे से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे ज्यादा लोग अपने डेली ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। भारत ने चीन से आयात होने वाले 3 उत्पादों व्हील लोडर, जिप्सम टाइल्स और औद्योगिक लेजर मशीनरी पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। ये शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर की सिफारिश के बाद लगाया गया। इन उत्पादों के घरेलू निर्माताओं को चीन से होने वाले सस्ते आयात से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। डीजीटीआर ने कई शिकायतों की जांच के बाद शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। डीजीटीआर ने अपनी जांच में पाया कि इन उत्पादों को भारतीय बाजारों में सामान्य से कम कीमत पर भेजा जा रहा है। इन उत्पादों की डंपिंग से घरेलू उद्योग को काफी नुकसान पहुंच रहा था।
2024 में आईपीओ बाजार में बड़ी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के मुताबिक 20 स्टार्टअप यूनिकॉर्न अगले 1-2 सालों में आईपीओ से पैसा जुटा सकते हैं। इस साल कई बड़े आईपीओ बाजार में आने की उम्मीद है। 2023 में 59 आईपीओ ने करीब 53,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। अमेरिका, चीन और जापान के बाद आईपीओ से सबसे ज्यादा पैसा जुटाने वाला भारत चौथा देश बन गया है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का आईपीओ 15 जनवरी को खुलेगा। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के बाद यह 2024 का दूसरा आईपीओ है। निवेशक इसमें 17 जनवरी तक निवेश कर सकेंगे। मेडी असिस्ट इंश्योरेंस कंपनियों को थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज उपलब्ध कराती है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 397 से 418 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी को उम्मीद है कि आईपीओ से उसका विजिबिलिटी और ब्रांडिंग में वृद्धि होगी, जिसका फायदा कारोबार को मिलेगा। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के आईपीओ में निवेशक कम से कम 35 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। शेयरों की लिस्टिंग 22 जनवरी को होने की संभावना है। तो मनी टाइम में ये थी आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भेजना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।